अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अगला आर्टिकल शुरू करेंगे, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। लास्ट टाइम हमने बॉयज लॉ कर लिया और चार्ल्स लॉ भी कर लिया। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज एवोगाड्रोस लॉ। ये फंडामेंटल गैस लॉ थे। तो बेटा एवोगाड्रोस लॉ जो है वो प्रेजेंट किया था एवोगाड्रो ने। मैथ्यूस एवोगाड्रो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। इसको मैं केमिस्ट नहीं कहूँगा क्योंकि ये साइंटिस्ट था, ये मैथमेटिशियन था लेकिन केमिस्ट्री पढ़ता जरूर था। ये मींस इस तरह की चीजें। 1811 में इसने अपना एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया था एवोगाड्रोस लॉ के। तो ये पहले एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस होता था। लेटर ऑन ये फिर सही साबित हुआ और इस हाइपोथेसिस को बाद में कहा जाने लगा एवोगाड्रोस लॉ, और ये फंडामेंटल गैस लॉ बन गया। यानी कि फंडामेंटल गैस लॉज में हमारे पास हमारी बुक में 3 लॉज हैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एडवांस हो जाएं, बल्कि एडवांस तो नहीं होना चाहिए बल्कि ये भी बेसिक्स में आता है कि एक और लॉ है गैलुजिक्स लॉ, ये भी फंडामेंटल गैस लॉ ही कहलाता है। लेकिन हमारे कोर्स में नहीं लिखा, लेकिन मैं इसको जरूर थोड़ा कुछ बताऊंगा आपको। एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है दैट what is equal volume of all the gases at the same temperature and pressure have the same number of molecules, या फिर हम कह सकते हैं same number of moles, और moles आप molecules भी कह सकते हैं और moles भी कह सकते हैं। मैथमेटिकली आप ये कह सकते हैं, मैथमेटिकली आप इसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V इज वॉल्यूम एंड N इज नंबर ऑफ मोल्स कह दें या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह दें, या फिर आप कह सकते हैं V इज इक्वल टू Kn। K इज कांस्टेंट और V बाई N इज इक्वल टू K। ये हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे पास एवोगाड्रोस की एक इक्वेशन हमारे सामने आ जाती है, V बाई N इज इक्वल टू K। यानी आप कह सकते हैं, दूसरे अल्फाज में आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड number of molecules or moles of a gas remains constant. Ratio of volume and number of molecules of gases, not a gas, for gases remains constant at constant or same condition of temperature and pressure तो बिल्कुल वही बात है, क्योंकि अभी हमने रिलेशन देखे, मैंने बताया था आपको शुरू में, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड अमाउंट। तो जब आप वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट के दरमियान रिलेशन ले लें तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो उसी तरह हमने इनको कांस्टेंट रखा है। तो आप इसको इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं, यू कैन स्टेट एवोगाड्रोस लॉ इन दिस वे। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसकी कि एवोगाड्रोस लॉ क्या हमें बता रहा है। वो यही बता रहा है कि लेट्स से वी हैव सपोज टू से इफ वी हैव 22.4 dm cube 22.4 dm cube हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी आप जानते हैं सब, एट एसटीपी। तो इसका मतलब क्या है, वी हैव 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है, वी हैव 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। और अगर आप इस वॉल्यूम को डबल कर देते हैं, यानी कि इसको आप 44.8
8 डीएम क्यूब कर देते हैं हाइड्रोजन के वॉल्यूम क्यूब को एट एसटीपी, तो यकीनन क्या हो जाएगा, इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स ट्वाइस हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी मींस कहने का मतलब ये कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट है। मोल्स को ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, यानी आपने मॉलिक्यूल्स को डबल कर दिया तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स को डबल किया, सो व्हाट हैपेंस, हमारे पास वॉल्यूम भी डबल हो गया। यानी कि मोल्स को आपने डबल किया, मॉलिक्यूल्स को आपने डबल किया, तो हमारे पास वॉल्यूम भी डबल हो गया। अगर हमारे पास कोई और गैस है 22.4 डीएम क्यूब, लेट से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एट एसटीपी, तो उसके भी हमारे पास 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल ही होने चाहिए, राइट, और यकीनन 1 मोल के बराबर होने चाहिए। अब अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स को डबल कर दें, इनकी तादाद डबल कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की तादाद डबल कर दें, तो यहां पे वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इट विल बी डबल। कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी ये भी डबल हो जाएगा, इसका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, इसके मोल्स भी डबल हो जाएंगे। तो सिर्फ मकसद ये है बताने का। सिमिलरली अगर हम कंडीशन को चेंज करते हैं, ये तो एसटीपी आप जानते हैं, एसटीपी कंडीशन आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 एटीएम प्रेशर है। लेकिन अगर हम कंडीशंस को चेंज कर लेते हैं, यानी कि हम कंडीशन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल से मैं इसको अब इस तरह लिख लूँ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि लेट से हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट एसटीपी नहीं है, अब एट आरटीपी आ गए, एट आरटीपी, तो ये कितने होंगे, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इट विल बी 24.1 और 24 डीएम क्यूब, and it is equal to 24 dm cube of hydrogen, and it is equal to 1 mole hydrogen. So मतलब ये हुआ कि आरटीपी को अगर आप देखें तो आरटीपी में रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और रूम प्रेशर जो है 180 एम है। टेम्परेचर ज्यादा हो गया, देखें वॉल्यूम चेंज हो गया, मतलब कंडीशन अगर सेम रहे तो आपके पास वॉल्यूम भी वही रहेगा, लेकिन आप जब कंडीशन चेंज करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होना शुरू हो जाता है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। तो इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होना लाजमी है एवोगैड्रोस लॉ में। सो और ये बात एक क्वेश्चन मार्क हो जाती, मैंने बल्कि क्लास में डिस्कस भी की हुई है कि क्वेश्चन मार्क ये होता है कि बाद औक़ात ये पूछा जाता है हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल दैट same number of molecules, same number of molecules of different gases, of different gases having different having different molecular size, how it is possible that some same number of molecule of different gases having different molecular size have same volume। शायद मेरा सवाल आप कुछ समझ गए हों, ये सवाल मैंने अक्सर क्लास में भी किया है, उसका जवाब भी आपको मिला है और दोबारा मैं कर रहा हूँ, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। हाउ इट इज पॉसिबल दैट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेज हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइज हैव सेम वॉल्यूम, यानी कहने की बात ये कि अगर आपके पास सपोज टू से लेट से आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन है, मैं इस तरह कह सकता हूँ आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन है, you have 1 mole hydrogen at STP
you have 1 mole, say nitrogen at STP, and you have 1 mole कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी, और इन सब के वॉल्यूम कितने होंगे एसटीपी पर 22.4 डीएम क्यूब. दे हैव सेम वॉल्यूम. द क्वेश्चन इज हाउ इट इज पॉसिबल. इवन दो अगर आप समझें इस बात को कि हाइड्रोजन का साइज, मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा सा बड़ा है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो काफी बड़ा मॉलिक्यूल है. तो कैसे हो सकता है कि छोटे मॉलिक्यूल का भी वही वॉल्यूम हो एसटीपी पर और बड़े मॉलिक्यूल का भी वही वॉल्यूम हो. तो यानी कि अगर आपके पास 10 सॉकर बॉल्स हैं, यू हैव 10 सॉकर्स बॉल, और आपके पास लेट से 10 पिंग पोंग्स हैं, टेबल टेनिस बॉल्स हैं, तो क्या इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा? सॉकर बॉल तो काफी बड़ी होगी, किसके मुकाबले में? पिंग पोंग के मुकाबले में. तो क्या ये बड़ी हो, क्या इनका वॉल्यूम सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं. अब सवाल यहाँ पे आता है इनका वॉल्यूम कैसे सेम होगा, और ये जवाब आपको वैसे दिया जा चुका, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, मुझे आप जवाब दे सकते हैं. ओके, नेक्स्ट बेटा, इसके बाद एक थोड़ा सा मैं एडिशनल गे लूजे क्लास लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन है. आइडियल गैस इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 गैस लॉज. इन सब को कंबाइन करके वैसे जो है वो बनता है, लेकिन हम इसमें ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं वॉल्यूम को एज ए डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते आमतौर पे किताबों में. लेकिन मैं सिर्फ आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा बता रहा हूँ के लुजिक का जिक्र अक्सर किताब में आ जाता है, चार्ल्स लॉ के साथ भी आया है, तो यहाँ पर भी इसका एक अलग अपना लॉ है, वो भी ज़रा आप देख लें. गे लुजिक्स लॉ जो है एक्चुअली इसको कहा जाता है प्रेशर लॉ. इसको प्रेशर लॉ कहा जाता है, इसे प्रेशर लॉ भी कहा जाता है, प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कह देते हैं. और ये लॉ जो है ये था फ्रेंच केमिस्ट के जोसेफ गे लुजिक्स, उसने 1808 में प्रेजेंट किया था. स्टेटमेंट आपके सामने है, द प्रेशर exerted by a gas of a given mass and kept at constant volume varies directly with absolute temperature of a gas. बहुत आसान बात है इसको समझना, कोई मुश्किल नहीं है. अगर आपके पास एक सपोज से गैस सिलेंडर है, और उसके और वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे पड़ा हुआ है, उसमें 1 मोल गैस है, मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग, और टेम्परेचर लेट से 0 डिग्री सेल्सियस है. मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी भी, दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर at some rate, and they are exerting pressure. But as you increase the temperature to 25 degrees Celsius or 298 Kelvin, so what happens? The kinetic energy of molecules becomes greater, and the velocity also increases, and due to that, what happens? The frequency of the collision with the wall of the container increases, and the exerted pressure increases. But it is only happened when the volume is fixed, just like the pressure cooker. The pressure cooker also working on this principle कि आपने बिल्कुल उसको बंद किया होता है, और उसमें आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अमाउंट कांस्टेंट होता है. आप हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें स्टीम जो है इनसाइड, उसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है अगर उसे ज़्यादा प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए. फिर दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज प्रोपोर्शनल to the temperature of the gas when the mass is fixed and the volume is constant. तो वही बात दोबारा कर ली. और अगर हम इसको करना चाहें तो हम कह सकते हैं मैथमेटिकली, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं कि गेलुजिक्स लॉ है क्या. गेलुजिक्स लॉ इज द प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और प्रेशर डिपेंडेंट, यानी प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द कंटेनर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर, और कौन सी कंडीशन पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पर. और यू कैन से P इज इक्वल टू KT, और P बाई T इज इक्वल टू K. तो ये आपके पास आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है जनाब प्रेशर लॉ. Okay, next one is
आगे जाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हम कह सकते हैं कि इट इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन को हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, और ये डिस्कवर्ड की थी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो प्रेजेंट की थी इन्हीं गैस लॉज को यूज करके, वो था एक फिजिसिस्ट और इंजीनियर बेनेट पॉल इमाइल क्लैपरॉन इन 1834। सो इक्वेशन जो है वो एक्चुअली क्या है, इट इज आइडियल गैस इक्वेशन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, it is combination of fundamental gas laws, fundamental gas laws। अब वो फंडामेंटल गैस लॉस कौन कौन से हैं? द वन इज द बॉयज लॉ, द अदर वन इज द चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो's लॉ, and must be written Gay-Lussac's law। ये फंडामेंटल गैस लॉज हैं। वो अलग बात है कि हमारी किताब में गे-लुसिक को आई डोंट नो क्यों नहीं केयर किए गए, लेकिन ये है लॉ फंडामेंटल। और दूसरी बुक्स में जो अदर देन पाकिस्तान है, टेक्स्ट बुक्स जो हैं उसमें ये मौजूद है, और पहले पुरानी बुक में ये मौजूद होता था और ये पढ़ाया भी जाता था एज स्पेशल लॉ। ओके तो यहाँ पर बॉयज लॉ जो है हमें क्या बताता है? बॉयज लॉ हमें ये बताता है कि अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, या फिर आप कहेंगे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, दिस इज रिलेशन 1, इज नॉट इक्वेशन, इट इज अ रिलेशन। एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये हमें चार्ल्स लॉ से मिला, ये रिलेशन नंबर 2 आ गया। देन अकॉर्डिंग टू Avogadro's law, then according to Avogadro's law, V directly proportional to N, and it is the relation number 3। गे-लुसिक्स की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है इस वक्त, लेकिन वो फंडामेंटल गैस लॉ है, उसका ज़रूरत, उसकी आपको देखेंगे इक्वेशन के अंदर वो उसी तरीके से मौजूद होगा जैसे कि कहा गया है। यहाँ पे आपको जो 3 लॉज नजर आ रहे हैं, इन सब में एक्चुअली तीनों के तीनों में वॉल्यूम को एज ए डिपेंडेंट क्वांटिटी लिया गया, जबकि गे-लुसिक में प्रेशर को लिया गया, इसलिए इसको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। लेकिन अब जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो आपको उसका, उसकी जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है प्रेशर और टेम्परेचर की, उसमें नजर आएगी। अब इन तीनों कॉम्बिनेशंस को, अब इन तीनों रिलेशन को हम कंबाइन कर लेते हैं बाय कंबाइनिंग relation 1, 2 and 3, what we get V directly proportional to NT by P, ऐसे ही होना चाहिए। या फिर अगर हम इसको इस तरह लिख लें, R V is equal to constant NT by P, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और V is equal to constant, I'm sorry, PV is equal to constant NT, या फिर PV is equal to NRT, PV is equal to NRT। ये हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास आ गई थी, ये इक्वेशन कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हम इसे कहते हैं
दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन की एक फॉर्म है। ओके ये आइडियल गैस इक्वेशन की एक फॉर्म है। अच्छा, हम कह सकते फॉर वन मोल ऑफ ए गैस, जबकि आर क्या चीज है, आर इज कॉल्ड आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। आइडियल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। ओके, अब इसमें जो है हम आर की वैल्यू बाद में निकालेंगे। इसके बाद जो है बेटा नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें वो ये आता जाता है कि लेट फॉर वन मोल एक्चुअली एक स्टैंडर्ड अमाउंट है। लेट फॉर वन मोल ऑफ ए गैस of an ideal gas, that is n is 1, the above equation becomes n is equal to above equation क्या बन जाएगी, PV is equal to RT और PV by T is equal to R। तो ये एक फॉर्मेट बन सकता है above equation का इस तरीके से भी। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन की एक फॉर्म है फॉर वन मोल ऑफ ए गैस। अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं। अब इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं और ये यहां पर मैं लिख सकता हूं, लेट सपोज volume of a gas, volume of 1 mole, volume of 1 mole of an ideal gas is V1 at temperature T1 and pressure P1. Its volume changes to V2 at temperature T2 and pressure P2. Then above equation, let's say it is equation A, then above equation A can be expressed as P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 is equal to R, यानी रिमेन्स कांस्टेंट। ये रेशो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, यानी एक फॉर्मेट इसका बेटा ये भी बन सकता है हमारी इस इक्वेशन का। ठीक हो गया? ओके, तो ये आपके पास कुछ आइडियल गैस इक्वेशन की फॉर्म्स आ गई। अब इसमें एक चंद चीजें और मैं ऐड करूंगा, मसलन एप्लीकेशन आ जाती है। एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? फिर इसकी एप्लीकेशन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं? एप्लीकेशन आर, it is used to determine the ideal gas equation is used to determine the ideal gas equation is used to determine the following.
The first one is mass of a gas, molar mass of a gas, Second, density of a gas, हम सिर्फ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं. Number 3, concentration of a gas, and number 4, value of ideal gas constant, वो भी हम इसकी मदद से निकालते हैं. जिसको हम कह सकते हैं R. तो ये 4 हमारे पास एप्लीकेशन है इसकी, और इसको हम करते हैं. अभी देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं. कैसे देखें? पहली बात कि मोलर मास निकालते हैं. मोलर मास ऑफ एन आइडियल गैस, मोलर मास ऑफ ए गैस कैसे फाइंड करेंगे? देखें, व्हाट वी हैव, हमारे पास लेट्स से हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है. हमें ये भी मालूम है एज N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. वेदर W क्या है? ये गिवन मास ऑफ गैस है, और ये M क्या है? इट इज द मोलर मास ऑफ गैस. सो आप इसको वैल्यू के ऊपर डाल दें. सो बाय पुटिंग वैल्यू इन अबव इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1, by putting value of N in equation 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? we get what? PV is equal to W by M RT. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PM is equal to W by V, यानी कि V को मैं इधर ले आया यहाँ पे, और बेटा M को मैं इधर ले आया. ठीक है, तो W by V RT, क्योंकि इससे हमारा मकसद कुछ पूरा हो जाएगा. अब इससे हमें मालूम क्या करना है? मोलर मास मालूम कर दी, इसलिए साइड पर लेकर आए. जबकि वेयर हम कह सकते हैं वेयर W by V इज इक्वल टू D, दैट इज अ डेंसिटी. डेंसिटी के बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं PM इज इक्वल टू DRT और M इज इक्वल टू DRT by P. तो ये तो आपके पास आ गई इक्वेशन किसकी? ये इक्वेशन आपके पास आ गई मोलर मास के लिए. अगर ये चीजें आपको मिल जाएं तो आप मोलर मास निकाल सकते हैं. फिर इसी इक्वेशन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर लूं, तो मैं इसको यहां से आगे ले जाऊं, तो हम इससे वी कैन फाइंड द डेंसिटी ऑफ गैस आल्सो. डेंसिटी ऑफ गैस भी मालूम कर सकते हैं. हम डेंसिटी ऑफ गैस कैसे मालूम कर सकते हैं? देखिए, जस्ट बाई कन्वर्टिंग दिस इक्वेशन, इसी इक्वेशन की मदद से. यहाँ पे डी को आप छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? डी इज इक्वल टू PM बाई RT. इसी इक्वेशन को आपने ऐसे ही डिराइव करना है. बस यहां पर पहुंचकर आपने डी को अलग कर लेना है और आपने ये चीज मालूम कर ली. आपके पास क्या आ जाता है? यू गेट, ये आपके पास आ जाता है. डेंसिटी का भी फार्मूला आपके पास आ गया. तो डेंसिटी भी आ गई आपके पास,
फाइनली अगर आपसे कहा जाए कि जी कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाए, तो कंसंट्रेशन के लिए भी आसान बात है। फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए गैस, इसको हम सी से, कंसंट्रेशन ऑफ गैस को हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से, कैपिटल सी से। तो हमारे पास इक्वेशन है, वी हैव द इक्वेशन, द आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, or you can say P is equal to N by V RT. This N by V is what? It is mole per unit volume which is called as concentration. ये concentration कहलाती है, moles per unit volume. तो बहुत आसान बात होगी, आप कह सकते हैं PV is equal to CRT, और C is equal to PV by RT. तो कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। By using this equation you can find the concentration of a gas. तो बेटा आज का लेक्चर इतना काफी है, और क्योंकि एक दूसरी क्लास जो गर्ल्स कैंपस में है, मैं दूसरी क्लास लेता हूँ, तो उसमें ज़रा 35 मिनट्स की क्लास है, तो आज मैंने 30 मिनट्स की इसलिए क्लास बनाई है कि यहाँ पे भी पूरी हो जाए, वहाँ पे भी हो जाए, टाइम मैनेज हो जाए। तो आज इतना ही काफ़ी, इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा और इन छुट्टियों को ज़ाया ना करें। जिस तरह कोशिश की जा रही है आपके लिए, तो आप भी इससे बढ़ चढ़ कर फ़ायदा उठाएँ। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।